नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पर ओलंपिक खेलों के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। भारत ने गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच हुए संघर्ष में शामिल सैन्य अधिकारी को खेलों का मशालवाहक बनाने का विरोध किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन या समापन समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी शामिल नहीं होगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंटल कमांडर, जो गलवान घाटी संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बुधवार को बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले में मशालची बने। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा, अफसोस है कि चीन ने ओलंपिक का राजनीतिकरण करना चुना है। भारतीय दूत बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उधर अमेरिकी सांसद सीनेटर जिम रिस्क ने कहा, यह शर्मनाक है कि बीजिंग ने ओलंपिक 2022 के लिए एक मशालची को चुना जो सैन्य कमान का हिस्सा है। उसने 2020 में भारत पर हमला किया और उद्गरों के खिलाफ नरसंहार को लागू कर रहा है। अमेरिका उद्गर स्वतंत्रता और भारत की संप्रभुता का समर्थन करना जारी रखेगा। गौरतलब है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी तक बीजिंग में होगा। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कनाडा उन देशों में से है जिन्होंने खेलों का राजनयिक बहिष्कार घोषित किया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे। यहां काठ के पट्टी मोड़ा गांव के महर्षि दयानंद कॉलेज के मैदान पर राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश नीति वाले बयान पर हमलावर हुए। वो बोले, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार की गलत नीति के कारण चीन के हौसले बढ़े। उनको अपनी पुरानी सरकारों के फैसले शायद याद नहीं है। ये हमारी विदेश नीति का ही नतीजा है कि आज चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है। हमने तो एक टुकड़ा भी जाने नहीं दिया, जबकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का कितना बड़ा हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने तो गलवान घाटी में बहादुरी का परिचय दिया और देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। उस पर राहुल सवालिया निशान लगा रहे हैं। कोविड। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,72,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,18,00,000 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में 1,008 और लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इस मौत में 500 मामले केवल केरल से हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जहां अन्य राज्यों में कोरोना की स्थिति में लगातार कमी आ रही है, वहीं मिजोरम और केरल में स्थिति भयानक बनी हुई है। चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पिछले शासन में वे लगभग दुगना हो गए थे। उन्होंने पिछली सरकार पर विकास के नाम पर बंदरबाट करने का आरोप भी लगाया। अपनी सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए आदित्यनाथ ने यह साबित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया कि उनके शासन में अपराध का ग्राफ नीचे आया है। बसपा शासन, जो कि 2007 से 12 में 364 दंगे हुए थे, सपा के कार्यकाल 2012 से 2017 के दौरान 700 से अधिक बड़े दंगे हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 2017 के बाद से राज्य में कोई दंगा या आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुई हैं, फिर भी सरकार चुप नहीं है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर आतंकवाद विरोधी दस्ते के केंद्र निर्माण कर रहे हैं। उधर गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा एफिडेविट पर साइन करने के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी वफादारी की शपथ लेंगे। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी आज पार्टी नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में वफादारी की शपथ लेंगे। बता दें कि राहुल गांधी आज 1 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंच रहे। राहुल गांधी संकलिम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संकलिम गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी शुक्रवार को यहां पहुंचने पर पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने शुक्रवार दोपहर वफादारी की शपथ कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में उम्मीदवार और अन्य नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गुरुवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिकी विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन किया। इस दौरान आईएसआई के नेता को निशाना बनाया गया। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को
कौशल और बहादुरी के लिए धन्यवाद। हमने आईएसआई के नेता अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी अमेरिकी सैनिकों का धन्यवाद देते हैं और वे सुरक्षित भी अब लौट आए हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आईएमएफ नकदी की कमी का सामना कर रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की तत्काल एक किस्त जारी भी करेगा। अर्थ जगत से इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार 770 अंक लुढ़ककर 59,000 अंक से नीचे बंद हुआ, क्योंकि आईटी और फाइनेंस काउंटरों में बिकवाली का दबाव तेज हो गया था। खेल जगत से कप्तान यश धुल के शानदार शतक की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर लगातार चौथी बार अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में उसका सामना इंग्लैंड से होगा। गुड टू नो में आज हम बात करेंगे अनुसुईया साराभाई के बारे में। अनुसुईया साराभाई भारत की पहली महिला ट्रेड यूनियन लीडर। भारत के इतिहास में अनुसुईया साराभाई उन नामों में से हैं जिनकी बार बार चर्चा की जानी चाहिए। श्रम आंदोलन के साथ साथ लैंगिकता समानता के अधिकारों के लिए भारत में हुए संघर्षों के दृष्टिकोण से उनके जीवन की कहानी बेहद जरूरी है। अनुसुईया का जन्म साल 1885 में गुजरात के अहमदाबाद के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उस दौर की परंपरा के अनुसार कम उम्र में अनुसुईया की शादी हो गई। जब अनुसुईया 13 साल की थी तभी उनका विवाह हो गया था, लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक चली नहीं। तलाक लेकर घर लौटी अनुसुईया अब पढ़ना चाहती थी। अनुसुईया का दाखिला साल 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ। अनुसुईया रोलेट बिल के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य हिस्सा रही थी। साल 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर मजदूरी की रकम में 35% की बढ़ोतरी के जायज मांग कर रहे थे। मिल मालिक 20% की बढ़ोतरी तक राजी थे। महात्मा गांधी के साथ अनुसुईया 10,000 से ज्यादा मजदूरों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण हड़ताल का हिस्सा भी बनी। आखिरकार उन्हें कामयाबी तब मिली जब 12 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का फैसला किया। इस घटना ने गुजरात के सबसे पुराने मजदूर यूनियन मजदूर महाजन संघ की नींव रखी। 25 फरवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनियन की पहली सभा में गांधी जी ने अनुसुईया को इस संघ का आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया। 11 नवंबर 1972 को अनुसुईया साराभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत की महिला पहली ट्रेड यूनियन लीडर अनुसुईया साराभाई को नमन, वे अमर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।